नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त देवाशीष शर्मा और आज हम यूजीसी के विषय पर चर्चा करने वाले हैं क्योंकि यूजीसी को लेकर पूरे देश में आज सवर्ण समाज सड़कों पर है और एक ही बात जुबान पर है कि रोल बैक यूजीसी। आखिरकार क्यों यूजीसी को लेकर, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को लेकर आखिरकार क्यों गतिरोध है, क्यों सवर्ण समाज विरोध, आखिरकार यूजीसी क्या है, इन सभी बिंदुओं पर बात करने के लिए मेरे साथ एक जानी मानी हस्ती मौजूद है जो कि कानून के जानकार भी है और कहीं ना कहीं फिरोजाबाद की अगर मैं बात करूं तो फिरोजाबाद में हिंदुत्व की अलख को जगाने वाले, हिंदू जागरण मंच के बैनर तले विभिन्न कार्यक्रमों को अब तक आयोजित करने वाले ठाकुर संजय सिंह जी, वरिष्ठ अधिवक्ता मेरे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है सिंह साहब। सबसे पहले तो मैं यही चाहूंगा कि आप थोड़ा सा यूजीसी के बारे में लोगों को बताएं क्योंकि बहुत सारे लोग यूजीसी को अभी नहीं जानते। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जो संशोधित करके जो नए नियम लाए हैं, आखिरकार क्यों गतिरोध है, क्यों सवर्ण समाज सड़कों पर है, आखिरकार हिंदुत्व की बात करने वाले लोग आज यूजीसी पर एकमत नजर नहीं आते। तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगा कि यूजीसी है क्या, हमारे सभी दर्शकों को आप यूजीसी के बारे में बताएं। इसमें अलग विषय है। केंद्र सरकार जो यूजीसी लेकर के आई है, उस यूजीसी को केंद्र सरकार का तो कहना यह है कि हम ये छात्रों के मध्य समानता के उद्देश्य से यूजीसी लेकर के आए जी, क्योंकि अनुच्छेद 15 जो कहता है, हमारे संविधान, भारतीय संविधान, भारत का संविधान जो अनुच्छेद 15 स्पष्ट कहता है, जाति, लिंग, क्षेत्र, स्थान, जन्म स्थान, इसके भाषा, इसके आधार पर किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए जी। लेकिन इसमें एक विशेष नोट करने वाली है, जाति दी हुई है, जाति में उपजातियां नहीं दी गई है। ऐसा अनुच्छेद 15 में कहीं नहीं है कि आपके साथ अगर मैं जातिगत आधार पर आपका अपमान करूं तो आपका अपमान नहीं होगा। मैं अगर दलित और ओबीसी हूं, मेरा अपमान हो जाएगा जी। अनुच्छेद 15 में सिर्फ जाति को परिभाषित किया हुआ है जी। यूजीसी लाने का सरकार का कहना समानता जी, लेकिन जो बिल आया अगर उस ड्राफ्ट का अध्ययन करते हैं तो वो समानता नहीं असमानता की ओर वही असमानता। मैं वही आपको बताना चाह रहा हूं। जैसे कि वर्तमान सरकार की भी, मंशा की भी बात करें, 2014 से लगातार हिंदुइज्म के मुद्दे पर सरकार भिन्न भिन्न प्रांतों में अपनी सरकार स्थापित किए हुए है। केंद्र में भी काफी लंबे समय से सरकार स्थापित किए हुए, लेकिन वो हिंदुइज्म के मुद्दे पर है। हिंदुइज्म के मुद्दे से अब अगर इस बिल का हम अध्ययन करते हैं तो इसमें एक जगह पर तो अनुच्छेद 15 का पूरा दिया हुआ है कि जन्म स्थान हो, जन्म लिंग हो, महिला हो, दिव्यांग हो, इन सभी के लिए बोला हुआ है जी कि संबंध में भेदभाव। लेकिन एक क्लोज बड़ा छुपके, बड़ा कुटिल मानसिकता से क्लोज डाला हुआ है, जातीय भेदभाव जी। अगर हम उसको अगर पढ़ते हैं तब हमें दिखाई देता है कि ये तो हमारे बच्चों के लिए शिक्षा से विहीन करने वाला बिल है, क्योंकि जातीय भेदभाव में जोड़ा हुआ है। जो जातीय भेदभाव किस जाति के साथ माना जाएगा, वो जातीय भेदभाव इस चीज को परिभाषित करता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग को जोड़ा हुआ है। सरकार की क्या मंशा थी, स्पष्ट जग जाहिर होता है कि सरकार की मंशा समानता नहीं, इस बिल के माध्यम से असमानता फैलाने का उद्देश्य कर दीजिए। जैसा कि आपने कहा सरकार बिल लेकर आई जी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सरकार तो बिल लेकर ही नहीं आई, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इस बिल को लेकर आई और पहले से यह बिल था और इसकी कमेटी में बताते हैं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा, बसपा सभी दलों के लोग थे। तो कहीं ना कहीं आप भी हिंदुत्व की अलग को हमेशा जगाते रहे, हिंदुत्व की बात करते रहे, लेकिन आज आप भी हिंदू सम्मेलनों से दूरी बनाए हुए हैं और कहीं ना कहीं आप भी आहत हैं क्योंकि आप भी सवर्ण समाज से आते हैं। एक अधिवक्ता होने के नाते आपको क्या लगता है, बिल सरकार लेकर आई थी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन लेके आया था, संशोधन हुआ, किन लोगों ने संशोधन किया? एक दिग्विजय सिंह का नाम, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह का नाम बड़ा चर्चा में है। तो क्या लगता है कि ये सोची समझी रणनीति थी, आखिरकार क्या था? क्योंकि आप जैसा थिंक टैंक इस विषय पर अगर ना बता पाए तो मुझे बड़ी धन्यवाद भाई। देखिए, दो चीजें हैं, मीडिया में भी काफी सुनने को मिल रहा है, सोशल मीडिया पर भी काफी सुनने को मिल रहा है कि इसमें सामान्य वर्ग, एक तो सामान्य वर्ग सवर्ण में बहुत बड़ा अंतर है जी। जो दिखाया जा रहा है वो नहीं है, ये बिल नेगेटिव है सामान्य वर्ग के विरुद्ध। सामान्य वर्ग जो है वो आपका जैन भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, बौद्ध भी है, मुस्लिम भी है जी। और हिंदू में जो सवर्ण जाति है वो भी सामान्य वर्ग में ही आती है जी। आप अगर ईसाई में और मुस्लिम में अगर बात करेंगे तो SC, ST, OBC की बहुत कम जातियां निकलेंगी, इन टोटल उन सभी के विरुद्ध में जी। तो यह संख्या बहुत ज्यादा है, कम नहीं है। दूसरा, इसमें भाजपा के भी थे या कांग्रेस के थे या दिग्विजय सिंह जी थे, अगर यह बिल वह लेकर के आए या उनकी ड्राफ्टिंग है तो आपके मीडिया प्रेस में अभी तक वह ड्राफ्टिंग क्यों नहीं आई? जबकि भारतीय जनता पार्टी, जिसका मैं काफी लंबे समय तक आंख बंद करके समर्थक रहा, मैं नहीं हूं जी,
भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कहती है कि कोई भी काम करती है कांग्रेस के ऊपर डाल देती है। जी अभी तक जितने भी काम किए कांग्रेस के ऊपर पल्ला झाड़ दिया। जी। इस बिल में भी दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के ऊपर पल्ला झाड़ दिया। अगर आपके पास वो ड्राफ्टिंग है, जो दिग्विजय सिंह जिसके चेयरमैन थे, उस कमेटी ने जो ड्राफ्टिंग तैयार की, अगर वो ड्राफ्टिंग अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के पास है, शिक्षा मंत्री के पास है, तो वो ड्राफ्टिंग को प्रेस मीडिया में लेके आए। लेकिन अभी तक वो प्रेस भ्रांति और यहाँ आती है, क्योंकि आपने बताया एक भ्रांति और आती है यहाँ पर। वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, फिर एक्ट तैयार हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने ही रोक लगा दी। ये क्या मसला है? देखिए भाई, ये बड़ी विडंबना है। सोशल मीडिया पर हम क्या चला दें क्या नहीं चला दें अलग चीज है। एक थिंक टैंक आपका काम करता है जी, आपका बड़ा आईटी टैंक, अच्छा जबरदस्त आईटी टैंक है, लेकिन उस आईटी टैंक में हमारे लोग, हमारे विचारधारा के लोग ज्यादा थे, जो आपका आईटी टैंक भी ध्वस्त हो चुका है, ये भी आपको मानना पड़ेगा जी। ये जो कहना कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह दिशा निर्देश दिया था कि इस पर एक विद्यालय रोहित वेमुला की बात आती है जी। रोहित वेमुला किस जाति का था? उस जाति को प्रताड़ित किस जाति ने किया था? अब इस पर भी हमें अध्ययन करना पड़ेगा जी। न तो रोहित वेमुला का जो प्रताड़ना थी वो सामान्य वर्ग के विरुद्ध कोई भी शिकायत नहीं है जी। तो सामान्य वर्ग के विरुद्ध बिल क्यों? विद्यालय में भेदभाव, ब्राह्मण मुर्दाबाद, बनिया मुर्दाबाद, ठाकुरबाद मुर्दाबाद, ब्राह्मण की कबर खुदेगी, ब्राह्मण की लड़की हमें चाहिए, क्या ये जातीय भेदभाव नहीं है? क्या इससे मेरी भावनाएं आहत नहीं होती है? बिल अगर सरकार को लेके आना चाहिए था तो जातीय भेदभाव के आधार पर, अगर मेरे बच्चे से भी जातीय आधार पर अगर कोई अपमानित शब्द बोला जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तय थी। मैं भूल गया आपको इस बिल के बाद ये और बता दूं, इस बिल में मेरे बच्चे को शिकायत करने का ही अधिकार नहीं दिया है। मुझे दुख ये है कि मेरे बच्चे के साथ भी कोई घटना घटती है, मेरे बच्चे को गाली गलौज दी जाती है, मेरी जाति को लेकर के मेरे बच्चे को मानसिक प्रताड़ित किया जाता है, जिस तरह से भी ढपली गैंग काम कर रहा है जी। तो इस बिल में मेरे बच्चों को शिकायत के रूप में भी शिकायत करने का भी अधिकार प्राप्त नहीं है। मेरा बच्चा कहां जाएगा फिर? मतलब आप अपने बच्चों की चिंता करते हैं। अच्छा, एक दूसरी चीज, बच्चों की चिंता जाहिर सी बात है सबको करनी है, सभी आने वाली पीढ़ी के लिए चिंता करते हैं, लेकिन एक सोचने वाली बात है कि आपके ही सानिध्य में आपके साथ काम किए तमाम वो युवा लीडर्स आज सोशल मीडिया पर मुखर होकर ऐसा कुछ लिख रहे हैं कि उनको लगता है यूजीसी कितना लाभकर है सवर्णों के लिए और कितना लाभकर है जिनके लिए बनाया गया उनके लिए, ये भी बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग डिफाइन तो कर रहे हैं लेकिन 5 फायदे यूजीसी के कोई नहीं बताता। मैं क्षमा चाहूंगा, मेरी पीछे वाली बात में बात रह गई थोड़ी सी, माननीय उच्चतम न्यायालय वाली, जो उच्चतम न्यायालय ने दिशा निर्देश दिया था जी, उसमें शिकायतें थी, विद्यालयों की जो शिकायतें थी वो पूरे भारत के अंतर्गत 174 शिकायतें पहले थी, फिर कुछ वर्ष के अंतराल में 300 प्लस शिकायतें आई। अगर इस तरह की शिकायतें 3 या 4 वर्ष में आई, जिस हिसाब से आंकड़े निकल के आ रहे हैं, भारत के अंतर्गत करीब 3 करोड़ से ऊपर छात्र छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं जी। अगर 3000 करोड़ में 3 करोड़ छात्र छात्राओं के मध्य में अगर 300 या 400 शिकायतें आती हैं तो बहुत शून्य शिकायतें जी। जिले से एक भी शिकायत नहीं है आपकी उस शिकायत। अब वो शिकायतें जो है SC ST की, OBC के विरुद्ध शिकायतें हैं या OBC के विरुद्ध सामान्य वर्ग की शिकायतें हैं, सामान्य वर्ग के विरुद्ध शिकायतें हैं, या SC ST OBC की शिकायतें सामान्य वर्ग के विरुद्ध शिकायतें जी। इस चीज का भी देखना अनिवार्य होगा। अगर सरकार ये मानती है कि सामान्य वर्ग ही दोषी है, अपराधी है, मैंने अगर सामान्य वर्ग के समाज में जन्म लिया, मैं अपराधी हो गया, तो उन शिकायतों को भी प्रेस में लाके मीडिया में प्रचार प्रसार कर दें कि हाँ ये शिकायतें मेरे वर्ग से कितनी है, मेरे वर्ग के विरुद्ध कितनी है। अच्छा, एक क्षमा के साथ में एक बात और कहना चाहूंगा कि आपने हिंदुत्व का झंडा उठाया, हिंदू जागरण मंच की अगुवाई आपने की, भारतीय जनता पार्टी में तमाम आपने ऐसे काम किए, लोग बच्चा आपको फिरोजाबाद का जानता है, लेकिन एकाएक आपको नहीं लगता है कि RSS प्रमुख मोहन भागवत की भाषा शैली हो या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भाषा शैली हो, तो कहीं ना कहीं वो SC ST OBC के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है? क्या आहत होने का यह कारण है या कुछ और? अभी ये जो आंदोलन चल रहा है सामान्य वर्ग का, सरकार के विरुद्ध आंदोलन चल रहा है, हमारा समाज जो है किसी भी वर्ग के विरुद्ध कोई आंदोलन नहीं कर रहा है जी, और ना है, क्योंकि हम लोग जातीय एकता की बात करते हैं, हिंदू एकता की बात वास्तव में हम लोग दिल से करते हैं। हम किसी जाति के विरुद्ध में आए तो कोई टिप्पणी नहीं है हमारे समाज की तरफ से, पूरे सामान्य वर्ग की तरफ से नहीं है। मात्र हमारी सरकार ने हमारे बच्चों के साथ भी जातीय द्वेष भावना की, इसलिए इस मंशा से कि बिल में क्या होगा हमने उसके लिए कहा। बाकी का हमने जो संघ में या भाजपा के लिए जो भी काम किया
पूरे फिरोजाबाद जिला में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हमने कार्य किया। नहीं, आज भी ये देखा जा रहा था कि मोहन भागवत जी को डिफेंड करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली जा रही है कि एक नैरेटिव चलाया जा रहा है उनके खिलाफ, पीएम मोदी के खिलाफ नैरेटिव चलाया जा रहा है। तो नैरेटिव चलाया जा रहा है, आपसे जानना चाहते हैं क्योंकि आप बीजेपी में रहे हैं, आरएसएस के सिपाही हैं आप, और आप एक हिंदूवादी, कट्टर हिंदूवादी नेता की आपकी छवि है। तो क्या लगता है संजय जी को, संजय सिंह जी को आखिरकार क्या लगता है, क्या वास्तव में देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ नैरेटिव चल रहा है, या वास्तविकता में जो उन्होंने बोला है उसके खिलाफ आक्रोश है? देखिए, अगर इस विषय पर अगर बात करेंगे माननीय देश के प्रधानमंत्री जी या माननीय मोहन भागवत जी, अगर आप यूजीसी पर कह रहे हैं, मैंने हालांकि अभी सुना नहीं, लेकिन अगर यूजीसी पर कह रहे हैं तो उस पर आप स्पष्ट अपना बयान दीजिए। जी बिल्कुल, अगर यूजीसी सही है तो बयान दीजिए। बिल्कुल। या भारतीय जनता पार्टी या संघ का कोई भी बड़े से बड़ा भारतीय नेतृत्व को, भारत के नेतृत्व को मैं चैलेंज करता हूं, यूजीसी के इस गजट को लेकर के मेरे सामने, मीडिया के सामने बात करके दिखा दे, इसमें एक सिंगल फायदा भी हमें बता दे। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। डिप्टी सीएम से पूछा जाता है यूजीसी, वो एसआईआर की बात करने लगते हैं। एक अन्य विधायक है, उनसे पूछा जाता है, वो हर हर महादेव कहते हैं। दूसरे विधायक जी से पूछा जाता है तो वो कहते मेरी तो कट गई। अन्य एक गौ सेवा आयोग के सदस्य से पूछा जाता है, वो कहते मैंने पढ़ा नहीं है। तो ओवरऑल अगर देखें, एक कलराज मिश्र जी को अगर छोड़ दिया जाए तो बीजेपी और संघ का कोई भी नेता आज बोलने को तैयार नहीं है यूजीसी पर। वहीं दूसरी तरफ एससी एसटी ओबीसी के कुछ लोग लगातार सोशल पटर पर सवर्णों को गालियां तक दे रहे हैं। वो कितना आखिरकार त्याग? देखिए, मैंने फेसबुक पर इस विषय को लेकर के लाइव आया था। मैंने हिंदुइज्म के लिए काफी लंबे समय से काम कर रहा हूँ, बिना स्वार्थ के कर रहा हूँ। फिरोजाबाद जिले का एक भी व्यक्ति मुझे ये नहीं बता सकता मुझे ये लाभ संघ ने दिया या ये लाभ भाजपा ने दिया या भारतीय जनता पार्टी ने मेरे घर के दरवाजे के सामने भी ये कीट लगाई हो, तो मुझे कोई आकर के बता दे। जी, अपना काम हम करते रहे लगातार। अब जो विषय जो आप बोल रहे हैं, कोई नहीं बोल पा रहा है, लेकिन अगर इसमें कुछ अच्छाइयां होती तो निश्चित बोलते। इसमें जहर घोलने के अलावा कुछ है ही नहीं, बोलेंगे क्या? इनका उद्देश्य स्पष्ट था कि ये विद्यालयों के लिए बिल है, चुपचाप लागू हो जाएगा, चर्चा का विषय नहीं रहेगा, हम लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे। लेकिन मैं उन भाइयों का धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने बहुत बाद में पढ़ा, 2 दिन तो मैंने सोशल मीडिया पर देखा, तब मैंने पढ़ा जी। तो मैं उन भाइयों को धन्यवाद देता हूं जो सोशल मीडिया पर आए, चाहे सुन के आए, चाहे कैसे भी आए। तो बिल में अध्ययन करने के बाद अगर मुझसे पूछा जाएगा भाजपा के पक्ष में एक लाइन बोल दो, तो मेरे पर जूते पड़ेंगे, मुझे गांव छोड़ के भागना पड़ेगा। इस बिल में इतना कुछ लिखा हुआ। अच्छा, आपने शिक्षा की बात की, एक सवाल और आपसे वाजिब बनता है। वैसे तो चर्चाएं बहुत हैं, अगर इस पर चर्चा करेंगे तो शाम हो जाएगी, लेकिन एक सवाल जो वाजिब बनता है कि शिक्षा का जिक्र आप लगातार कर रहे हैं, शिक्षा में आरक्षण, नीट के अंदर -40 रैंकिंग, आखिरकार क्या देश जा किधर रहा है? मतलब जो 4 नंबर 3 नंबर पाने वाला बच्चा डॉक्टर बनेगा और 90 नंबर लाने वाला बच्चा घर बैठा रहेगा, तो कहाँ आखिरकार शिक्षा में आरक्षण की क्या जरूरत थी? देखिए, आपने काफी लंबे समय से देखा होगा, आरक्षण और SC ST एक्ट को लेकर के हमारे वर्ग ने बहुत ज्यादा विद्रोह कभी नहीं किया जी। छोटा मोटा सोशल मीडिया के माध्यम से अपना करता रहा है। बहुत ज्यादा विद्रोह इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारा समाज एक माला में सभी को पुरोने की क्षमता रखता है और पुरोने के लिए ही कार्य कर रहा है जी। अपनी कुर्बानियां देता चला आ रहा है, लगातार कुर्बानियां दी, उसके बाद भी हमारे आज हमको गालियां। वो कुर्बानी क्या कर दे दी आपने, वही तो बता दीजिए ना। लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार सवर्ण समाज ने क्या किया, ठाकुरों ने क्या किया, पंडितों ने क्या किया, वैश्यों ने किया क्या? आज पूछ रहे हैं लोग मुखर होकर, आपने कुछ नहीं किया, आपने देश को बांटा। हमेशा वो लोग मुखर होकर कह रहे हैं, आपके ही भारतीय जनता पार्टी के लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि आपने किया क्या, पंडित दक्षिणा लेने आता, इस तरीके की चीप बातें हो रही हैं। देखिए, कहीं मन जाइए, आप अपनी मीडिया में देख लीजिए। अभी वर्तमान में अगर परिस्थितियां देखेंगे तो एक JNU नहीं है, एक DU नहीं है, ढेर सारे विश्वविद्यालय में हमारी जातियों को, हमारे बच्चों को लेकर अपमानित करने वाली भाषा लिखी गई है। हम लोगों के, हमारे बच्चों के खिलाफ नारे तक लगाए गए, हमारी बच्चियों को उठाने तक के लिए बात की गई है। लेकिन हमारा समाज अगर पुरोने वाली बात नहीं करता तो उनसे गंदी भाषा में उनको जवाब देने की क्षमता रखता है। लेकिन अभी भी इतना बिल हमारे नेगेटिव आने के बाद भी हमने किसी जाति, किसी समाज, किसी संप्रदाय को दोषी नहीं ठहराया है। यही हमारी अच्छाई है और यही हमारे पूर्वजों की अच्छाई थी जी। अगर पूर्वजों की अच्छाई नहीं होती, वो एक जाति को अगर समायोजित करना नहीं पसंद करते तो SC ST पर भी विद्रोह करते, आरक्षण पर भी विद्रोह करते। लेकिन अब भी हम कह रहे हैं, आप आरक्षण दे रहे हैं, हमारे समाज ने विद्रोह नहीं किया, लेकिन हम ऐसा नहीं करने देंगे कि हमारे बच्चों से विद्यालय में इस तरह का भेदभाव हो
कि उनके खिलाफ एक शिकायत हो। हमारे बच्चों को भी शिकायत करने का अधिकार नहीं हो, बच्चा शिक्षा से बीन हो, बच्चा कल को घर पर वापस आ जाएगा। तो मेरा तो निवेदन यही है, सरकार जब तक इस बिल को वापस नहीं लेती है तब तक हमारा आंदोलन रुचि तिवारी के साथ मॉब लिंचिंग, कपड़े फाड़ देने तक के प्रयास, यह मोदी जी को देखना चाहिए, यह मोदी जी को देखना चाहिए। मोदी जी के समर्थन में जो नेतागिरी कर रहे हैं उनको देखना चाहिए कि एक विद्यालय में उसके पीछे तिवारी शब्द लगाता है, इसलिए उसको यह दयनीय स्थिति झेलनी पड़ी। अगर उसके पीछे तिवारी या ठाकुर या ऐसा शब्द नहीं लगा होता तो उसकी दयनीय स्थिति नहीं होती। अच्छा, मोदी जी को देखना चाहिए। एक सवाल और मोदी जी भी तो आप ही के प्रधानमंत्री हैं, देखिए आप समझा नहीं सकते, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं एक गांव का एक छोटा सा व्यक्ति हूँ जी, अपनी वकालत करता हूँ, मेरे पिताजी पर एक छोटी सी जमीन है। अच्छा, आज आप हिंदू हैं या नहीं है? देखिए, सरकार के अनुसार मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं तो अब तक अपने आप को ही हिंदू मानता चला आ रहा हूँ, लेकिन सरकार की मंशा शायद ये है कि मैं हिंदू नहीं। सरकार का तो स्पष्ट कहना यूजीसी को लेकर के ही है जी। और अभी भी देखेंगे आप, जैसे आपने निषाद समाज को देखा होगा, जगह जगह पर आंदोलन कर रहा है निषाद समाज एससी सर्टिफिकेट के लिए जी। बघेल समाज आंदोलन कर रहा है धनगर सर्टिफिकेट, एससी सर्टिफिकेट के लिए जी। हमारे समाज ने कभी कोई विद्रोह नहीं किया। ईडब्ल्यूएस आपको भी तो मिला है? नहीं, ईडब्ल्यूएस मिला तो उनको भी तो पूरा का पूरा 27% उधर वो तो नहीं कह रहे हैं कि आपको ईडब्ल्यूएस मिला, हम तो कह रहे हैं ईडब्ल्यूएस ले लो, हमें नहीं चाहिए ऐसी दान दक्षिणा, ईडब्ल्यूएस ले लो, आ जाओ फ्रंट पर, जैसे भी आना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा कहना तात्पर्य दूसरा था कि आप अगर सरकार से कुछ मांग कर रहे हो तो हम विद्रोह आपका नहीं कर रहे जी। हमारे बच्चों के लिए अगर हम सरकार से मांग कर रहे हैं तो आप हमें आतंकवादी बोल दो या आतंकवादी बोल दो, या आपकी भाषा और आपकी मर्यादा लगातार आतंकवादी आपको लोग कह रहे हैं। लेकिन ये आपकी सभ्यता। एक सवाल और फिर उसके बाद अंतिम छोर पर चलते हैं। लेकिन एक सवाल जो वाजिब बनता है कि पूरे देश में जातिवाद का जहर घोल रखा है, पूरा देश जातिगत आंकड़े में फंसकर कहीं ना कहीं एक दूसरे को गालियां तक देने में लगा है, और दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी हिंदू सम्मेलन करा रही है। अभी 17 तारीख को फिरोजाबाद में हिंदू सम्मेलन होगा। देखिए, दो तरह की नीति नहीं हो सकती जी। हिंदू सम्मेलन में जिनको मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया जाता है या मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाता है तो वो कहते हैं हम सभी एक हैं जी, जाति जाति की विदाई करो, हिंदू हिंदू सब भाई भाई, इस तरह के नारेबाजी देते हैं। लेकिन सरकार हमको अछूत बनाने का काम कर रही है। दो चीजें कैसे हो सकती हैं? दो चीजें एक साथ तो नहीं चल पाएंगी। या तो हमको हिंदुत्व के आधार पर भी अगर सरकार मानती कि हम हिंदुत्व की उसी कड़ी में हैं, तो मेरे बच्चों को भी या मेरे जो छोटे भाई कॉलेज में, विद्यालय में, उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययन कर रहे हैं, उनको शिकायत का मौका तो दे। उनको वो पिटेंगे भी, जातिगत टिप्पणी भी खाएंगे, उनको शिकायत का अधिकार क्यों नहीं दे रही है? इससे बड़ी विडंबना अभी तक कानून हिंदुस्तान में ऐसा नहीं। आपने आज सभी सवर्णों ने मिलकर आपके हिंदू सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया। बिल्कुल सही बात। क्या स्थिति थी? क्या हिंदू सम्मेलन सफल हो पाया? देखिए, आपने देखा हिंदू सम्मेलन जो कर रहे हैं, अगर आप उसमें अधिकतर अगर आप झांक के देखेंगे, जितनी शक्ति लगाने वाले दिख रहे हैं, अगर कड़वी बात मैं कह दूंगा, बहुतों को बुरा लग जाएगा। पिछली जब सरकार थी 2017 से पहले, तो सबसे बड़ा साइकिल का झंडा इन सम्मेलनों में जो आगे भूमिका निभा रहे हैं, उनके घर पर हाथी का झंडा रहता था बसपा सरकार में, और साइकिल का झंडा रहता सपा सरकार में। नहीं, आप पुरानी अपनी न्यूज चैनल में दल बदलू लोग आ गए, दल बदलू। बिल्कुल, मैं स्पष्ट कहूंगा, जो विरोध वही कर रहे हैं जिनकी क्षमता है, जो बागी बनने की भी क्षमता रखते हैं। जो भाजपा का मूल कैडर था, उसी के पेट में दर्द है कि हम आपके मूल थे, आपने हमारे अंदर लात मारने का काम किया। मतलब जो लोग वहां मौजूद थे वो अन्य दलों से आए लोग, उसमें काफी संख्या में, आप देख लीजिएगा, काफी संख्या में अन्य दलों के लोग थे। कलश यात्रा में तो आप ही के द्वारा बाइक ली गई थी, उनको ये नहीं मालूम है हम कलश लेके क्यों जा रहे हैं। दूसरा, मुझे आप सम्मेलन में कभी कलश उठते हैं क्या? नहीं, देखिए, सम्मेलन में कभी कलश उठते हैं क्या? देखिए, कलश के लिए मैंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली थी, क्योंकि मैं तो क्षत्रिय हूँ, ब्राह्मण दशा देने का कार्यकर्ता, उस आधार पर हम तो चल देते हैं अपनी तलवार लेकर के। तो मैंने बोला था, विद्वान ब्राह्मण मुझे अवगत कराएं कलश कब होता है। तो कब कई ब्राह्मण समाज के हमारे बंधुओं की उस पर टिप्पणियां आई। कलश एक बहुत पवित्र होता है, जिसको एक शुभ काम के लिए करना बताया गया है जी। मेरा भी घर गृह प्रवेश हुआ था, तो मेरी पत्नी ने, मेरी बच्चियों ने शायद कलश उठाया था, और उस कलश का एक बाकायदा जब समापन होता है या उसके बाद होता है, वो नहीं मैंने आपके चैनल के माध्यम से देखा। कलश ठीक है, आपने कोई शुभ काम कर रहे हैं, कोई शुभारंभ कर रहे हैं, आपने कलश उठा लिया, और कलश उठाने के बाद उसका बाद में क्या कर रहे हैं, उस कलश की एक गरिमा होनी चाहिए, पूजा पद्धति, वो कलश वो समापन होता है। उन कलशों का भी क्या हुआ? अंतिम में केवल 1 मिनट आपकी लूंगा, 1 मिनट रैपिड फायर सवाल पूछूंगा, और उसके बारे में एक शब्द में आपको राय देनी है।
तो मैं अब नाम लेने जा रहा हूं, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। मैं दोनों में से किसी को नहीं अब वोट करूंगा। क्यों? मुझे ऐसा प्रतीत होता है राहुल गांधी जी जिस रास्ते पर चल रहे थे, शायद नरेंद्र मोदी जी भी उसी रास्ते पर चलना शुरू हो गए। अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ। इसमें मैं योगी जी को पसंद करूंगा। क्यों? योगी जी का आप देख रहे होंगे यूजीसी पर भी लेकर के उन्होंने केंद्र सरकार का भी समर्थन नहीं किया है। मानते हैं मेरे वर्ग का, मेरे समाज का समर्थन नहीं किया, लेकिन केंद्र सरकार का भी समर्थन नहीं किया है अभी तक। और वो हिंदुइज्म का चेहरा है। मैं जाति आधार पर बात नहीं कर रहा हूँ कि योगी जी मेरे समाज से हैं, मेरी जाति से। मैं नहीं मानता कि मेरे समाज या मेरी जाति के लिए योगी जी ने व्यक्तिगत कुछ किया है, लेकिन उन्होंने एक हिंदुत्व को जगाने का कार्य किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने उसको ध्वस्त कर दिया। मायावती, ममता बनर्जी। इन दोनों में मैं मायावती जी को पसंद करूंगा। क्यों मायावती जी क्यों पसंद? मायावती जी को मैंने जातिगत आधार पर कभी बांटते हुए नहीं देखा, उनके मैंने बयान को नहीं देखा। मैंने कुछ दिन पहले भी एक पोस्ट की थी, तो उन्होंने कहा था तिलक तराजू तलवार, इनमें मारो जूता चार। तो मुझे वो नारा कहीं ये नहीं दिखा, कहीं नहीं मिला कि मायावती जी ने वो नारा दिया। मुझे ये बाद में मालूम पड़ा कि वो पटेल का नारा दिया था, कि मायावती जी का भी नारा देना था। SC/ST एक्ट में सरलीकरण के लिए DGP को आदेश किया था, वो बहन मायावती जी ने आदेश किया था। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद। और दूसरे प्रांत गए हमें अपने क्षेत्र तो बता दीजिए कौन सा पसंद है? इन दोनों में दूसरे प्रांत गए, मैं इतना कुछ न बोल पाऊंगा। न मेरे लिए दोनों में से कोई मेरे अपने, ना कोई दोनों मेरे विरोधी। रेखा गुप्ता, अरविंद केजरीवाल। अगर देखा जाए तो अब अगर हमारी आंखें खुले तो मैं कहूंगा अरविंद केजरीवाल। मुझे बात करने के लिए तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहूं, भारतीय जनता पार्टी कहूं, और वैसे हिंदू जागरण मंच के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले ऐसे हिंदूवादी पुरोधा जिन्होंने फिरोजाबाद में हिंदुत्व की अलग जगाई, और आज वह स्वयं हिंदू नहीं है, क्योंकि साहब UGC ने आज उन्हें हिंदू रहने पर, यानी कि हिंदू रहने पर न रहने पर विवश कर दिया है। क्योंकि आज वह भी कह रहे हैं क्योंकि सरकार की जो मंशा है उसके मुताबिक वह हिंदू नहीं है, और कहीं ना कहीं UGC के बाद जो वेदना सवर्ण समाज की है उस वेदना को भी आपने इनसे सुना। और कहीं ना कहीं UGC आखिरकार क्या है, क्यों गतिरोध है, क्या पूरा माजरा है, वो आपने एक वकील की भाषा में उसे पूरे तरीके से समझा। तो इस इंटरव्यू को दिखाने का मकसद केवल इतना ही है कि आपस में वैमनस्यता नहीं होनी चाहिए। जो नेतागण किसी भी पार्टी के हो, नेताओं का काम केवल नेतागिरी करना है, और नेतागिरी के लिए वो अपने वोट बैंक के लिए पब्लिक को लड़वाते हैं, पब्लिक लड़ती है, और यही नेता एक ही थाली में शाम को भोजन करते नजर आते हैं। 2 लाइनों के साथ इस इंटरव्यू को खत्म करेंगे कि पलिया इन तीनों पे न करियो विश्वास, तो नेता नागिन नर्तकी चाहे जितने खास। तो नेताओं की तो केवल नेताओं का काम नेता नगरी करने का है, और वह समाज को लगातार, जो समाज में आज आक्रोश है, वैमनस्यता है, उसका कारण भी केवल और केवल वोट बैंक नजर आता है। अब ऐसे में UGC पर सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम रोक के बाद अगला फैसला क्या होगा, यह तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल UGC को लेकर पूरे देश में घमासान जारी है। SC/ST OBC बनाम सवर्ण की जंग लगातार सोशल पटल पर भी देखी जा रही है। फिलहाल इस खास इंटरव्यू में इतना ही।